Hello everyone, welcome back to the channel We Humanitarian. In this video, we all discuss about the Human Geography book chapter Primary Activities. Make sure कि आप अपने पास NCERT बुक रखें Primary Activities chapter ये लेक्चर देखने से पहले. So let's start without any delay. हम सभी जानते हैं कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है इट इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं हमें इनकम जनरेट करने में, और अनदर वर्ड्स में हम कहें तो हमें हमारे सर्वाइवल में, सस्टेनेंस में असिस्ट करती हैं. उन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़: प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, tertiary activities, quaternary activities. In this chapter, we solely discuss about the primary activities. In simple words, we can say that primary activities are those activities in which we depended on environment or natural resources for our survival, for our sustenance. बहुत टाइप्स की प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ और पेस्टोरलिज्म, फिर फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग. इन सारी एक्टिविटीज़ में, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में सबसे ओल्डेस्ट एक्टिविटी इज़ हंटिंग एंड गैदरिंग. दिस एक्टिविटी इज़ बेसिकली परफॉर्म्ड बाय अर्ली ह्यूमन बींग्स इन अर्ली हिस्ट्री, एज वी ऑल नो दैट. इन दिस जो हमारे अर्ली पीपल होते थे वो वाइल्ड एनिमल्स, एडिबल प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते थे अपने सर्वाइवल के लिए. और वी ऑल्सो नो दैट कि उस टाइम पे कोई टूल टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तो वो प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते थे फॉर द हंटिंग प्रोसेस. उसमें स्टोन्स आते हैं, एरोज आते हैं, ट्विग्स आते हैं. जो हमें मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस मिले हैं हंटिंग और गैदरिंग के, वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से मिले हैं. हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स कि वहाँ उस रीजन में या तो जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होगा या एक्सट्रीमली हॉट होगा. जो मेजर रीजन्स हैं जहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस हुई है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट वन इज़ हाई लैटिट्यूड रीजन्स एंड सेकेंड वन इज़ लो लैटिट्यूड रीजन्स. हाई लैटिट्यूड में हमारा नॉर्थ कनाडा आता है, नदर्न यूरेशिया का पार्ट आता है और सदर्न चिली का पार्ट आता है. वहीं पे जब हम बात करते हैं लो लैटिट्यूड रीजन की, तो उसमें अमेज़ॉन बेसिन आता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका आता है, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आता है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट आता है. ये जितने भी रीजन्स के नेम दिए हुए हैं ये हमारे बोर्ड मैप वर्क के पार्ट हैं. सो मेक श्योर कि आप इन रीजन्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप पे. एज वी कैन सी दैट दिस रीजन इन सदर्न अमेरिका, दिस इज़ अमेज़ॉन बेसिन एंड दिस इज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दिस इज़ द ट्रॉपिकल अफ्रीका, एंड ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, दिस इज़ नदर्न फ्रिंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दैट इज़ एशिया. इसमें जो साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ द प्रैक्टिसिंग ऑफ द हंटिंग एंड गैदरिंग. हंटिंग एंड गैदरिंग जब अर्ली सोसाइटीज़ में लोग कर रहे थे, आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज दैट कि वो हंटिंग करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इंडेंजर्ड हो जाएंगे. सो फ्रॉम दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वहाँ से स्टार्ट होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. Domestication of animals is also divided into 2 parts. First one is nomadic herding and second commercial livestock rearing. Nomadic herding जो है ये केवल और केवल सर्वाइवल के लिए होता था, बट जो कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है ये नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज़ फॉर द प्रॉफिटेबल पर्पस. नोमैडिक हर्डिंग ये जो अर्ली पीपल होते थे दे प्रैक्टिस्ड इट फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर सब्सिस्टेंस. सो वी कैन ऑल्सो call it primitive subsistence activity. In this most of the herders जो होते थे वो वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे और उनकी जितनी भी बेयर मिनिमम नीड्स होती थी वो उन एनिमल्स पे डिपेंडेंट होती थी, चाहे वो फूड हो, चाहे क्लोथिंग हो, वूल फ्रॉम याक एंड शिप एंड गोट. और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होता था उसमें भी वो अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट होते थे. जो हर्डर्स होते थे वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे और उस टाइम के लिए उस प्लेस पे स्टे करते थे जहाँ पे उन्हें अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर मिलता था, जहाँ पे उन्हें
सफिशिएंट अमाउंट में पास्चर्स और वाटर मिलता था, वो वहाँ पे स्टे करते थे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मोस्ट ऑफ द रीजन्स जहाँ पे हमें नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलती है, दैट इज़ अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, अक्रॉस अरेबियन पेनिनसुला, उसके बाद टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशियन पार्ट्स एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। दिस अफ्रीका के जो यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड है, दिस इज मेडागास्कर। ये मैप वर्क में आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो नोमैडिक हर्डिंग में जो हर्डर्स होते थे वो ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करते थे। ट्रांस ह्यूमन्स जो है, सिंपली हम बोले तो समर रीजन में जो हर्डर्स होते थे, दे मूव फ्रॉम प्लेन एरियाज टू माउंटेन्स इन समर। फिर जब विंटर का सीजन आता था, दे मूव बैक फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन रीजन्स फॉर देयर सस्टेनेंस। जो मेजर ट्राइब्स का एविडेंस मिलते हैं, नेम आते हैं सामने, दैट इज़ गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीज एंड भूतियाज। ये हमें MCQs में आता है। देन रिमेंबर दिस नेम्स ऑफ द ट्राइब्स। Commercial livestock rearing, not for survival, it is for the trade purpose, commerce purpose and for the profit. So it is well organized and capital intensive activity, means इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था। और जो है लार्ज स्टेट्स पर ये एक्टिविटी, ये रियरिंग परफॉर्म होता है, जिसमें कि जो पैचेस ऑफ लैंड होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं और बहुत सारे पार्सल्स में वो डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले एक पार्ट में एनिमल्स को रखा जाएगा, वो यहाँ पे ग्रेज करेंगे। उसके बाद जब यहाँ की ग्रास ख़त्म हो जाएगी, फिर वो दूसरे पैच में शिफ्ट करेंगे, दूसरे पार्सल ऑफ लैंड में उनको शिफ्ट कराया जाएगा। और जो इस रियरिंग का फीचर है वो ये है कि वन टाइप ऑफ एनिमल इज़ रियर्ड इन दिस प्रोसेस। इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस ब्रीडिंग पे, एनिमल्स की ब्रीडिंग पे, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे और डिसीज़ कंट्रोल पे ध्यान दिया जाता है। और ये बेसिकली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, USA, इन रीजन्स में ये प्रैक्टिस किया जाता है। ये भी हमारे मैप वर्क का पार्ट है, तो मेक श्योर कि आप ये सारे रीजन्स अपने मैप पर प्रैक्टिस करें। आफ्टर दैट हमने हंटिंग एंड गैदरिंग कर लिया और पेस्टोरलिज्म कर लिया। अब बारी आती है एग्रीकल्चर की, विच इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी पे सबसे ज़्यादा जो रेट होता है, परसेंटेज जो होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ही होता है। तो हमारी बुक में बहुत सारी एग्रीकल्चर के टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, उसके बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हमें फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स कल्टिवेशन दैट इज़, और विटीकल्चर, बहुत सारे और भी इसके सब पार्ट्स देखने को मिलते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट लास्ट वी सी कलेक्टिव फार्मिंग एज वेल एज कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रीमिटिव नाम से ही पता चल रहा है ये पहले अर्ली टाइम से ये प्रैक्टिस होता चला आ रहा है। और उसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में बेसिकली एक लैंड होता है, उसको उस लैंड की वेजिटेशन को जो पीपल होते हैं वो बाय फायर उसको एशेस में कन्वर्ट करते हैं, और वो एशेस एडेड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और उसके बाद वहाँ पे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद मिनिमम 3 to 5 ईयर्स तक वहाँ की फर्टिलिटी रहती है, तो वो वहाँ पे स्टे करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं। बट आफ्टर 3 to 5 ईयर्स वहाँ का फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज़ हो जाता है। तो फिर वो दूसरे पैच ऑफ लैंड, दूसरी जगह, दूसरे रीजन में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे भी वो स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस करते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं। बट दिस इज़ हार्मफुल फॉर आवर फॉरेस्ट एज वेल एज फॉर द लैंड ऑल्सो। और उस टाइम पे भी टूल टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कॉमनली वो प्रिमिटिव टूल्स का ही अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो वेरियस नेम से जानी जाती है इन पर्टिकुलर रीजन्स, और ये MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि इसको इनकरेक्ट दे देगा और हमको उसमें से करेक्ट जो करेक्टली मैच होंगे उनको आइडेंटिफाई करना होगा। तो रिमेंबर
the name of cultivation process with the regions. So we call shifting cultivation झूमिंग in northeastern India. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग बोलते हैं. उसके बाद जो सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको का पार्ट है वहाँ पे हम मिल्पा बोलते हैं. आफ्टर दैट जो इंडोनेशिया और मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे हम लदांग बोलते हैं. झूमिंग इन इंडिया, मिल्पा इन अमेरिका एंड मैक्सिको, लदांग इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया. उसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज दैट डोमिनेटेड बाय पैडी कल्टीवेशन और दूसरा डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी. तो जो डोमिनेटेड बाय पैडी कल्टीवेशन है उसमें जो है हमें डोमिनेंस ऑफ राइस क्रॉप्स देखने को मिलता है और जो फार्म्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं इन साइज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है जिससे कि एग्रीकल्चरल एरिया बहुत कम होता है और इसमें ज़्यादातर फैमिली लेबर ही होते हैं. मैनुअल लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है और मशीनरी लिमिटेड होती है. उसके बाद जो क्रॉप्स अदर देन पैडी हैं सच एज वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरघम, बेसिकली ग्रोन इन चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया एंड जापान. वहीं पे अगर पैडी कल्टीवेशन के अलावा इंडिया में बात करें देन वीट विच इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप एंड mostly grown in Indo-Gangetic plain area in the western parts mostly, and millets as well as in southern India. प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था किसी भी एक क्रॉप का जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होता था और ये यूरोपियंस ने स्टार्ट किया था इन लेट 18s एंड अर्ली 19s in their colonial countries. बेसिकली वो जो कॉलोनियल कंट्रीज़ होते थे वहाँ पे लार्ज ई स्टेट्स पे फार्मिंग करवाते थे ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स सच एज कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, टी एट्सेट्रा. और ये जो प्रोसेस होता था एग्रीकल्चर का वो हाईली कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था उसमें, और जो कल्टीवेशन होता था उसमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होता था फॉर हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन. अनदर फीचर ऑफ दिस एग्रीकल्चर इज सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन. मीन्स कि अगर किसी रीजन में किसी फार्म या ई स्टेट में अगर वहाँ पे टी का प्लांटेशन है देन वहाँ पे टी का ही प्लांटेशन होता था. दिस ई स्टेट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द टी कल्टीवेशन. उसके बाद जो लोग इसमें लेबर इनपुट करते थे उनको बहुत ही कम लो वेजेस मिलते थे बिकॉज एट दैट टाइम द कंट्रीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूरोपियंस. और जो ये एग्रीकल्चर है दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट ओनली द प्रोडक्शन, इट ऑल्सो नीड्स अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल. फॉर एग्जाम्पल जो फ्रेंच थे उन्होंने कोकोआ एंड कॉफ़ी का जो प्लांटेशन है वो वेस्ट अफ्रीका में स्टार्ट किया, और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने टी प्लांटेशंस इंडिया और श्रीलंका में स्टार्ट किया. और they also started sugar cane and banana plantations in West Indies. and Spanish and Americans ने फिलीपींस में कोकोनट एंड शुगर केन का प्लांटेशन स्टार्ट किया, और डच पीपल स्टार्टेड द प्लांटेशन ऑफ शुगर केन इन इंडोनेशिया. So the whole essence of the plantation agriculture is that it is profit oriented production for the trade purpose of various crops such as cocoa, coffee, tea, rubber, sugar cane, banana, coconut, etc. After that extensive commercial crop cultivation, ये मोस्टली सेमी एरिड लैंड्स में प्रैक्टिस होता था. इसमें जो वीट है वो प्रिंसिपल क्रॉप होती है और अदर क्रॉप्स में कॉर्न आता है, बार्ले आता है, ओट्स आता है, राई आता है. जो ये क्रॉप्स हैं इनका कल्टीवेशन लार्ज फार्म में होता है. जो फार्म का साइज़ होता है वो लार्ज होता है और यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी और इंटेंसिव एक्सट्रीम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होती है इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन. Most of the regions where this type of cultivation practice is the European steppes, Canadian and American prairies, pampas of Argentina, velds of South Africa, Australian downs, Canterbury plains of New Zealand. These all are very important for our map work.
उसमें हमारा जो वर्ल्ड मैप आता है उसमें एरियाज़ को शेड कर देता है, और शेड करने के बाद वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं कि मार्क द नेम ऑफ द रीजन विच इज़ फॉर द एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन। तो वहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि अगर वो यूरेशिया के पार्ट में हो, इन दिस पार्ट हो, तो हमें वहाँ पे स्टेपीज़ लिख के आना है, यूरेशियन स्टेपीज़ में। और अगर साउथ अफ्रीका का हो देन हमको वहाँ पे वेल्स लिख के आना है। ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही याद होती हैं। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग जो फार्म्स के साइज होते हैं वो मॉडरेट साइज़ के होते हैं, ना तो ज़्यादा लार्ज एंड ना तो ज़्यादा स्मॉल। इन दिस फार्मिंग वीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज़ और मोस्टली फॉडर क्रॉप्स ग्रोन होते हैं। दिस फार्मिंग इज़ marked by the marked for the cultivation of fodder crops. The most important feature of this farming is crop rotation and intercropping of the crops. और इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो है क्रॉप कल्टीवेशन को दिया जाता है और एनिमल हस्बेंड्री दोनों को दिया जाता है। मीन्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, साथ में एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस को भी। इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है फर्टिलाइज़र्स पे, मशीनरी पे फॉर बेटर प्रोडक्शन। ये प्रैक्टिस होता है मोस्टली इन द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। मिक्स्ड फार्मिंग के बाद डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इज़ बेसिकली इन दिस रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स मतलब मोस्टली एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिकॉज बहुत सारी टेक्नोलॉजी का नीड होता है फॉर द डेयरी फार्मिंग एज वी ऑल नो। इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस कैटल ब्रीडिंग, जो मिल्क एनिमल्स हैं उनकी कैटल ब्रीडिंग, उनकी हेल्थ पे और जो उनकी वेटरनरी सर्विसेज हैं उन पे बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाईली कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट हाई लेबर इंटेंसिव एज वेल। यहाँ पे जो है लेबर का भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिव इम्पोर्टेंस है। डेयरी फार्मिंग रिक्वायर्स, इसमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन एंड पेस्चराइजेशन टेक्नोलॉजीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट्स। ये सबसे मोस्टली प्रैक्टिस्ड होती हैं कौन सी एरियाज़ में? नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। उसके बाद हम आ जाते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर से पहले हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो रीजन है, दिस इज़ द रीजन नहीं, ये जो सी है, जो ये ओशनिक बॉडी है, इसे हम मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। तो जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है वो मेडिटेरेनियन सी के पास की जो कंट्रीज़ हैं इन यूरोप एज वेल एज इन अफ्रीका, यहाँ पे प्रैक्टिस होती हैं। This is also a commercial agriculture or commercial type of farming in that is practiced near the regions of Mediterranean Sea countries in Europe, North Africa, Southern California, Central Chile, Southwestern South Africa. यहाँ पे मोस्टली जो है साइट्रस फ्रूट्स का कल्टीवेशन होता है। दैट इज़ द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप कल्टीवेशन को हम विटीकल्चर भी बोलते हैं। Remember this, it came in the form of MCQs. और Mediterranean agriculture is marked by the cultivation of fruits, vegetables and olives and figs as well. ग्रेप कल्टीवेशन के साथ साथ वहाँ पे रेजिन्स और वाइन्स का भी प्रोडक्शन होता है। उसके बाद मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इन मार्केट गार्डनिंग मोस्टली जो प्रोडक्शन है वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का और फ्लावर्स का देखने को मिलता है। इसमें हमें स्मॉल फॉर्म्स ही मिलते हैं इन कल्टीवेशन, और यहाँ पे हाई लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग ये भी है। इन दैट यूज़ ऑफ इरिगेशन, HYB सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउसेज एंड artificial hitting for the better cultivation of the vegetables, fruits and flowers for the trade purpose. This practiced mostly in northwest Europe, northeastern USA, Mediterranean region.
इसी में हमें ड्रग फार्मिंग भी देखने को मिलता है। जो ड्रग फार्मिंग है वो उन रीजन्स में परफॉर्म होता है जहाँ पे वेजिटेबल्स का स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पे हाई अमाउंट में वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है। और ड्रग फार्मिंग उन रीजन्स में बोलते हैं जहाँ पे वेजिटेबल्स का फील्ड में प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जो उसका मार्केट ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रक्स ने ओवरनाइट में कवर कर लिया, उन रीजन्स में ये परफॉर्म होता है, प्रैक्टिस होता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग। और on the basis of farming organization there are two types of farming. First one is cooperative farming and second collective farming. कोऑपरेटिव फार्मिंग में मोस्टली जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है कल्टीवेशन में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, और इन्वेस्टमेंट और जितने भी एग्रीकल्चरल इनपुट होती हैं उनको अवेलेबल कराने में असिस्ट करती हैं टू मेक प्रॉफिटेबल फार्मिंग। सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव फार्मिंग जो सक्सेसफुल हुआ है वो डेनमार्क में हुआ है, और ये MCQ फॉर्म में भी आता है। सो रिमेंबर द नेम ऑफ द डेनमार्क फॉर द कोऑपरेटिव फार्मिंग। और उसके साथ साथ नीदरलैंड, बेल्जियम में भी कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है उसमें कलेक्टिव फार्मिंग आता है। सो कलेक्टिव फार्मिंग इज़ द सोशल ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। सबसे ज़्यादा जो है हमको ये नेम ये MCQ में भी आता है, कोलखोज, जो कि सोवियत यूनियन में स्टार्ट होता है टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो रिमेंबर द नेम। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, माइनिंग। सो माइनिंग का जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज में उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई फॉर द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। सो देर आर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट माइनिंग। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल, सेकेंड इकोनॉमिक। तो फिजिकल फैक्टर्स में हमारा जो ओर्स है, जो मिनरल्स है, उनकी साइज़, ग्रेड और जो मोड ऑफ ऑकरेंस है वो डिपेंड करते हैं। और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसमें डिमांड ऑफ द मिनरल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर द माइनिंग, कैपिटल फॉर द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक वे में माइनिंग प्रोसेसेस को। सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ माइनिंग। फर्स्ट वन इज सरफेस माइनिंग, second one is underground mining. Surface mining is also known as open cast mining, and whereas underground mining को हम shaft method भी बोलते हैं। जो surface mining होता है वो cheapest होता है in comparison to underground mining, लेकिन जो underground mining होता है वो बहुत costly होता है because यहाँ पे बहुत ज़्यादा technology, infrastructure और safety precautions का need होता है। इन surface mining हमको जो ores हैं, minerals हैं, वो surface के क्लोज में ही मिल जाती हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड माइनिंग है वहाँ पे हमको डीप बिलो में जो ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, वो मिलते हैं। सरफेस माइनिंग इज़ लेस रिस्की देन द अंडरग्राउंड माइनिंग, और यहाँ पे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, इक्विपमेंट हैं, वो भी कम चाहिए होते हैं बिकॉज इट इज़ लो रिस्की। वेयर एज जो अंडरग्राउंड माइनिंग है वो बहुत रिस्की होता है बिकॉज कि जब डीप बिलो जाना पड़ता है लेबर फोर्स को, तो वहाँ पे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम, वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट इज़ वेरी रिस्की। सो वहाँ पे वेरियस टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है सच एज लिफ्ट्स, ड्रिल्स, हॉलिज व्हीकल्स एट्सेट्रा। जो माइनिंग प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रैक्टिस हो रही है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स। सो विद ऑल द चैप्टर इज़ एंड। Thank you. Keep shining, keep learning.